गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में स्वागत है। और काफ़ी लंबा समय हो गया था, वीडियो किसी कारणवश हम अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम वीडियो जो है रेगुलर अपलोड करेंगे। ठीक है, आइए क्लास 10th का जो कि त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में पहला हम थ्योरम करवा दिए थे, थेस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम करवाएंगे, उसके बाद साथ में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उससे हम प्रॉब्लम भी करवा देंगे। ठीक है, और जो भी थ्योरम जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। फिलहाल आइए थेस थ्योरम हम पढ़ लिए थे। ठीक है, ठीक है, जो कि सिमिलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, सामरूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो त्रिभुज जो होता है, सबसे पहले हम बता देते हैं, दो त्रिभुज सामरूप होते हैं जब उसकी संगत भुजा जो होता है वह अनुपात में होता है, और कोण जो होता है, संगत कोण क्या हो जाता है, वह बराबर होता है। ठीक है, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा अनुपात में होता है, तब वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सामरूप होंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे देखिए, सपोज कीजिए एग्जांपल लेते हैं। पहले छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ABC और एक और त्रिभुज हम यहाँ बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं DEF। अब ये दोनों त्रिभुज सामरूप तभी होंगे जब यह एंगल इसके बराबर हो, कोरस्पोंडिंग एंगल मतलब संगत कोण बराबर हो, और साथ में इसकी भुजा जो होता है वह अनुपात में हो। अर्थात अनुपात कहने का मतलब होता है जैसे AB बटे में DE होगा, बराबर हो जाएगा BC बटे में EF, और बराबर में AC बटे में DF। ठीक है, तो संगत भुजा जो होता है, ठीक ना, संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज जो होंगे वह सामरूप कहलाते हैं। ठीक है, तब एक चीज़ और देखिए, सामरूप होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह त्रिभुज जो है दोनों बराबर हो। त्रिभुज दोनों बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट वह दोनों त्रिभुज जो होंगे वह सामरूप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम जो होता है, सर्वांगसम के केस में, ठीक है, सर्वांगसम के केस में, सर्वांगसम के केस में क्या होता है कि अगर वृत्त है तो दो वृत्त सर्वांगसम तभी होंगे जब उसका डायमीटर बराबर होगा। मतलब अगर वृत्त की बात करो तो एक ई वृत्त और दूसरा वृत्त, ठीक है, या बराबर सर्वांगसम तभी होगा जब इसका डायमीटर मतलब व्यास इसके व्यास के बराबर होगा। मतलब दोनों वृत्त बिल्कुल बराबर होगा, एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूरी तरह से ढक ले, तब उसे कहा जाता है सर्वांगसम कहा जाता है। अरे बच्चे समझ में? ठीक है, और यदि हम वर्ग की बात करें, देखिए, ठीक है, यह वर्ग भी सर्वांगसम तभी होगा जब, ठीक है, जब इसकी भुजा जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा, तभी यह वर्ग भी सर्वांगसम होगा, अदरवाइज सर्वांगसम नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि यह जो वर्ग है, यह वर्ग पूरी तरह से दूसरा को ढक ले, तभी सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, और अब सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन क्या है, चाहे वह त्रिभुज हो, वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी हो। ठीक है, जब एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले तब वह सर्वांगसम होता है। अर्थात उसका जो अगर वृत्त है तो डायमीटर होगा, ठीक है, और यदि वर्ग है तो उसका भुजा होगा, तो वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। मीन्स वर्ग का भुजा वर्ग के भुजा के बराबर हो, ठीक है, तभी इस केस में वह सर्वांगसम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सामरूप होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज बराबर है या फिर नहीं है। बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट समरूप हो सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सभी सर्वांगसम जो है वह समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप जो होंगे
वह सर्वांग ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, असल में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसका आज हम लोग देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, आइए पहले थ्योरम हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है थ्योरम, इसका विलोम। ठीक है, देखिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। देखिए इस तरह से, चलिए एक ये त्रिभुज हो गया। बोला है कि एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी है। ठीक है, अब बोला है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने के लिए, मान लो कि एक ही अनुपात में बांटने वाले ई दो बिंदु हो गया। ठीक ना, इसको बोल देते हैं ई और इसको बोल देते हैं एफ। ठीक है, यह दो बिंदु है, ठीक ना, कि दो भुजा पर स्थित है। अब इसको हम मिला दिए। ठीक है, तो बोल है कि यदि यह, ठीक है, यह रेखा, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक ना, तो यह रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, तो ई एफ रेखा जो है यह तीसरी भुजा बी सी के समांतर होंगे। ठीक है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन पर एक एफ से एक लंब डाल देते हैं। चलिए तो देखिए ई लंब हो गया, चलिए ई लंब हो गया, लंब हो गया। इसको बोल देते हैं ए बी सी डी। अच्छा नाम इसका सीक्वेंस में ज़रा रख देते हैं, आसान होगा। ए बी सी, इसको बोल देते हैं डी और इसको बोल देते हैं ई। ठीक है, इसका नाम दे दिए एन। ठीक है, जो कि ई एन ए बी पर लंब है। ठीक है, इसी तरह से डी बिंदु से ए सी पर लंब डालते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका नाम दे दिए एम, जो कि यहाँ पर लंब है, लंब हो गया। ठीक है, इसको साफ करके थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, देखने में सुंदर लगे थोड़ा। चलो इस तरह से। ठीक है, और फिर आगे क्या करते हैं कि B को E से मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। इसी तरह से C को D से मिला दिए। चलिए तो इस तरह से, ठीक है, दो नया काम किए। एक काम किए कि E से AB पर लंब डाल दिए और D से AC पर लंब, ठीक ना, DM डाल दिए और B से E को और C से D को मिला दिए। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं हम पहले स्टेप। आप क्या लिखोगे, दिया है, दिया है में जो जो चीज़ें दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहीं से लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई, ठीक ना, इस प्रकार दो बिंदु है जो ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई
इस प्रकार है कि क्या हो रहा है भाई, इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर में AE बटे में EC हुआ ना बाबू। AD बटा DB, ठीक है, बराबर में AE बटे AC है। ये तो दिया हुआ है। देखो त्रिभुज ABC में बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या लिखना है, जो दिया हुआ है उस सारे चीज़ को लिख सकते हो आप। ठीक है, इसमें लिखना जो दिया हुआ उसी को लिख सकते हो, या इसमें और आप जोड़ सकते हो। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E, ठीक ना, इस प्रकार है कि भुजा AB को D बिंदु पर और भुजा AC को E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है या इस प्रकार काटती है कि, ठीक है, उसका जो अनुपात होगा AD बटा DB और AE बटा AC होता है। तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ठीक ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, इस शॉर्ट में हो जाएगा। अगला देखते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, DE, देखिए DE समानांतर है BC के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखते हैं रचना। ठीक ना, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं रचना। रचना में क्या होगा भाई, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसी को लिखना है। ठीक है, तो इसमें नया काम क्या कर रहे हैं भाई, देखिए। ठीक है, अब NE लंब डाले हैं AB पर और DM लंब डाले हैं AC पर। साथ में क्या किए हैं, देखिए लोग, B को E और C को D से मिला दिया है। ठीक है, जो भी इसमें नया काम किए हो उसको आपको लिखना है। ठीक ना, तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, में देखिए NE लंब डाले किस पे, AB पर, देखिए। ठीक है, AB पर, तथा DM लंब डाले हैं, DM लंब डाले AC पर। साथ ही B को E से, B को E से तथा C को D से मिलाया। ठीक है, तो इतना हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज़ जो दिया है उसको लिख लेना है पहले स्टेप में। ठीक है, दूसरा है सिद्ध करना है। क्या करना है आपको, ठीक ना, दिया है तो उसके बाद रिजल्ट आपको क्या मिलना है उसको दिखा देना है आपको। ठीक है, और तीसरा जो भी आपको डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या क्या आप नया काम कर रहे हो जो दिया है उसके अलावे। ठीक है, तो इस चीज़ों को मैं फिर से बता दूं। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E इस प्रकार है कि D और E इस प्रकार है कि AD बटा DB और बराबर में है AE बटा AC। एक ही अनुपात में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, ठीक ना, बांटता है। तो इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर में AE बटा AC हो गया। तो सिद्ध करना है कि DE समानांतर, इस समानांतर का, ठीक है, पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, समानांतर है BC का। उसके बाद रचना में देखिए क्या किया है, त्रिभुज ABC में इतना ये कर दिया। ठीक है, तो इसको वीडियो स्किप करके नोट कर लीजिए लोग, उसके फिर आगे हम बताते हैं, चूँकि जगह है नहीं। ठीक है, उत्पत्ति भी बोलता है। ठीक है, चलिए प्रमाण। चलिए देखिए यहाँ ये लोग, तो हमें एक चीज़ देखिए, यहाँ तो दिया हुआ है AD बटा DB बराबर में AE बटा AC। ठीक है, तो हमें ऐसा सेट करना है कि इसका एरिया निकाल लेना है ताकि एरिया को बराबर कर दे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले त्रिभुज। देखिए
डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो यहीं से शुरू करते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में 1/2 इंटू आधार। देखिए ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार ए डी होगा, क्योंकि एन ई लंब है। अरे समय तो 1/2 गुने आधार, आधार मतलब हो जाएगा ए डी इंटू में एन ई हो जाएगा। नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है, 1/2 है। अब इसी तरह देखिए ए डी यहाँ पर है, तो अब चाहिए हमको क्या चाहिए, डी बी चाहिए। देखिए ए डी बटा डी बी चाहिए, तो डी बी निकालने का हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ जो त्रिभुज देख रहे हो आप लोग, बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो देखिए होता है 1/2 इंटू आधार, आधार तो ही रहेगा, ठीक है। डी बी बी डी ना अलग करके हम इसको लिख देते हैं डी बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई तो चूंकि देखो ए बी, ठीक ना, एन ई जो है लंब, एन ई लंब है पूरा ए बी पर, ठीक है, ए बी पर लंब है तो लंब तो ही रहेगा एन ई, एन ई। इक्वेशन इसको कर देते हैं सेकेंड, ठीक है। फिर से देखिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, क्योंकि हमें चाहिए ए डी बटा डी बी चाहिए, ठीक है। इसमें ए डी निकला है और दूसरा वाला में डी बी निकला है, ए डी बटा डी बी। अब इसको भाग दे दिया जाएगा तो ए डी बटा डी बी निकल कर आ जाएगा, नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग करते हैं तो LHS को LH किस तरफ भाग देंगे। देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में हो गया ए डी इंटू में एन ई, और देखिए ई बटे में आ गया, ठीक है। बटे में ई पहला समीकरण का है, बटे में दूसरा समीकरण का, ई वाले त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने में बी डी गुने में एन ई, एन ई ऊंचाई है, ठीक है। दोनों के लिए ऊंचाई जाएगा, क्योंकि एन ई ऊंचाई पूरा ए बी भुजा पर है। अब इसमें देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है, एन ई से एन ई कैंसिल। अब जो बच गया, ठीक है, उसको जरा हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। चलिए फाइनली मिल गया भाई हम लोग को त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर में ए डी बटा, देखिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल ए डी बटा बी डी, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं इक्वेशन इसको थर्ड, चूँकि सेकेंड ही तक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी के बीच में एक रिलेशन निकल गया, जो कि हम यहाँ बता रहे थे,
ठीक है। इसी तरह से अब निकालना है हमको AE बटा AC। अब AE बटा AC निकालने के इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन इस समय ठीक ना ऊंचाई क्या होगा, DM होगा, ठीक ना। चलिए तो हम थोड़ा सी इसको इरेज कर देते हैं ज़रा। हम लिखते हैं डायरेक्ट इसी प्रकार कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू आधार E वाली हो जाएगा, ठीक ना, AE होगा, AE इंटू ऊंचाई, देखिए ऊंचाई इस समय होगा क्योंकि ये आधार है, इसी आधार पर देखिए ऊंचाई E वाली है, ठीक ना। तो DM हो जाएगा, DM बटे में त्रिभुज, देखिए जिस तरह से हम इसका, ठीक है, अनुपात में DBDE लिए थे, उसी तरह से CDE लेना पड़ेगा, ठीक है ना। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में, देखिए अब इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, ठीक ना, CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC इंटू में ऊंचाई तो यही रहेगा क्योंकि इस भुजा पर है, तो ऊंचाई DM हो जाएगा। इसी कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली को वीडियो पॉज करके ज़रा कॉपी करते जाइएगा लोग, ठीक ना। फाइनली हमें मिल गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर में AE बटे में AC हो गया, ठीक ना। इसका नाम कर देते हैं फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड और फोर्थ में, ठीक है, ऐसे ये दोनों क्या है, बराबर है। चूँकि दिया है क्वेश्चन में, कहा ना दिया है कि जो DE बिंदु जो है इस दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इसलिए दोनों बराबर है। दिया है, में दिया था, है ना। तो ये काम करते हैं कि हम लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4 से। तीन और 4 से, ठीक है। तो देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में, अब देखिए AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के, तो RHS दोनों बराबर है, इसलिए LHS को भी बराबर कर देते, इसके बराबर E वाली हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का एरिया एक ही है। देखिए ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी है और AD का क्षेत्रफल यहाँ भी है। फाइनली मिल गया क्या चीज़, त्रिभुज, फाइनली मिला हम लोग को त्रिभुज BDE
का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब देखिए BDE का क्षेत्रफल, देखिए लोग BDE का क्षेत्रफल, E वाला क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल, देखिए CDE का क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। देखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल, देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना, दोनों क्या है और दोनों DE की तरफ है, स्थित है। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए DE, BDE और CDE दोनों का आधार क्या है, DE, एक ही आधार है दोनों का, यानी आधार क्या है, कॉमन है, ओवेनिस्ट है। ठीक है, और दोनों DE की तरफ ही स्थित है, इसलिए ठीक ना DE और BC एक दूसरे के समांतर होंगे। चलिए लिखते हैं, इसको कैसे लिखा जाए जरा यहाँ देखिए। किंतु त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE एक ही आधार DE पर स्थित है, DE पर स्थित है, इसलिए DE समानांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, अब इतना लंबा गैप पे नहीं होगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।